हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन रिवर्स यानी कि भारत की नदियों के बारे में। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो चलो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे भारत की नदियाँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली भारत की नदियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक में पढ़ेंगे हम हिमालय की नदियाँ और एक में प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियों में हमारे पास होते हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में हमारे पास होते हैं मध्य और दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वर्षा के पानी से चलती हैं और हिमालय नदियाँ जो है हिमालय में हिमानियाँ होती हैं जिनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, उनसे बर्फ पिघलती हैं और उससे उससे बह करके ये हमारी हिमालयी नदियाँ बनती हैं। तो चलो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं, जैसे डेल्टा हो गया, अपवाह तंत्र हो गया। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? तो नदी जहाँ महासागर में मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं और ये प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। उपजाऊ मिट्टी यानी कि जिसमें खेती की जा सकती है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो डेल्टा क्या होता है? जब नदी का पानी जो है समंदर में गिरने के लिए गिरता है, तो अगर नदी वहाँ पे कहीं दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो जिस भाग पे ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि ये एक नदी बह रही है। ठीक है। तो अगर समुद्र में, यहाँ ये समुद्र है, इसमें गिरने से पहले नदी जो है यहाँ पे कुछ चट्टान है तो नदी का पानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नदी का पानी। तो ये इस समुद्र में इस प्रकार से अगर डिस्ट्रीब्यूट होकर गिरेंगे तो इस पार्ट को हम कहेंगे डेल्टा। इसको हम कहते हैं तब डेल्टा कहते हैं। तो देखो नदियाँ जो है समुद्र में गिरने से पहले अपने पानी को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं तो वहाँ पे उस प्रकार की त्रिभुजाकार आकृति बनती है, उसको हम कहते हैं डेल्टा कहते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपवाह तंत्र क्या होता है। तो देखो अपवाह तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई नदी बह रही है तो उसकी सहायक नदियों और उस नदी के पूरे तंत्र को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि उस नदियों में जो सहायक नदियाँ मिल रही हैं उसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे क्या हो गया, अगर कोई नदी जैसे बह रही है, ठीक है, तो देखो अगर ये नदी बह रही है तो यहाँ से कोई उसकी मुख्य उसकी सहायक नदियाँ देखो, उसकी जैसे सहायक नदियाँ बह रही हैं। ठीक है। तो सहायक नदियाँ क्या होती हैं? जो इस नदी को बनाती हैं। ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र में अगर ये कोई ऐसा सिस्टम हो रहा है तो इसको हम कहते हैं अपवाह तंत्र। कुल मिला के बात यह है कि अपवाह तंत्र उस क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हिमालयी नदियाँ। तो हिमालयी नदी में पहले पॉइंट पढ़ेंगे हम सिंधु नदी तंत्र, फिर दूसरा पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र, तो देखो यह नदी तीन देशों में होकर के बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो ये नदी चीन से शुरू होते हुए भारत में आती है और भारत से पाकिस्तान में जाती हैं, फिर पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है। अपना पानी यानी कि अपना जल जो है अरब सागर में गिरा देती हैं। तो देखो कहाँ से इसका उद्गम होता है और क्या कहाँ कहाँ बहती हैं ये, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। ठीक है। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख के लेह जिले के छोटे से गांव दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है। तो देखो कहाँ से प्रवेश करती हैं? लद्दाख के लेह जिले के छोटे से गांव दमचोक के पास से यह भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। तो ये हो गया इसका उद्गम स्थल और कहाँ से ये भारत में प्रवेश करती हैं। तो और आगे देखते हैं इसके बारे में। और आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है। कहाँ से? कराची से पूर्व से होते हुए ये नदी अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है। और देखो आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। ठीक है। तो इस नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है और भारत का लेह शहर जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। तो भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। और एक और पॉइंट, सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 मुख्य नदियां आकर मिलती हैं, जो जिनके नाम इस प्रकार से हैं: चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी। तो अब जो है हम इन नदियों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, इसकी सिंधु नदी की सहायक नदियों को। तो पहले शुरू करेंगे हम चेनाब नदी से। ठीक है।
तो चेनाब नदी, ये नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के केटौल लारा दर्रे से होता है। ठीक है, ये नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के केटौल लारा दर्रे से होता है। ठीक है, तो आप देखो, और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदियों से होता है, चंद्रा और भागा, इसलिए इसे वहाँ चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का जो निर्माण होता है वो दो नदियों चंद्रा और भागा से होता है, इसलिए इसको वहाँ चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसके बारे में। और यह नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी में मिलने से पहले चेनाब नदी में जो है इसकी 4 सहायक नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर के, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो, तो अब हम पढ़ेंगे झेलम नदी के बारे में, इसकी दूसरी सहायक नदी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बेरी नाम के निकट से होता है। यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती है। पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती हैं। तो ये नदी जो है 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती हैं और बाद में पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती हैं। तो मैंने कहा था चेनाब नदी में जो है, चेनाब नदी सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें जो है चारों नदियाँ मिलती हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं वो इसमें मिल जाती हैं और चेनाब नदी भी सिंधु की सहायक नदी होती है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी नदी के बारे में डिस्कस करते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी जो है हमारे पास रावी नदी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। यह सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। ठीक है, रावी नदी जो है सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर व पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती हैं। तो देखो ये नदी भी चेनाब नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, और इससे पहले कौन सी नदी पढ़ी थी हमने इससे पहले? झेलम नदी। झेलम नदी भी चेनाब नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं सतलज नदी के बारे में। ये भी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, और सतलज नदी का दूसरा नाम शतद्री नदी है। तो देखो सतलज नदी को शतद्री नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यह आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। आखिरकार ये भी चेनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती हैं। ठीक है, ये वहाँ से निकलती हैं और सिंधु नदी के समांतर बहती हैं। ठीक है, और समांतर बहते बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं और यह आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें आगे क्या है पॉइंट। चेनाब नदी में जाकर चेनाब नदी में जाकर मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो देखो जब ये चेनाब नदी में मिलेगी तो चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें एक और सिंधु नदी की सहायक नदी व्यास नदी मिल जाएगी। तो अब दोनों नदियाँ मिल करके चेनाब नदी में मिलेंगे और फिर चेनाब नदी जो है सिंधु नदी में मिल जाएगी। ठीक है, सारी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो अब देखो आगे डिस्कस करते हैं इसकी एक और सहायक नदी के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्यास नदी। तो ये जो है सिंधु की आखिरी सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका नाम है व्यास नदी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर 14,308 फीट की ऊंचाई से बहती है, जहां से यह कुल्लू घाटी में से होकर दक्षिण की ओर बहती हैं तथा पंजाब के हरीके में सतलज नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है पंजाब के हरीके में जो है सतलज नदी में मिल जाती हैं। तो इससे एक और इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, तो इससे पहले देखो व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर 14,308 फीट की ऊंचाई से बहती हैं। ठीक है, जहां ये कुल्लू घाटी में से होकर के दक्षिण की ओर बहती हैं तथा पंजाब के हरीके में सतलज नदी में मिल जाती हैं। तो इसका एक इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी इंडियन ज्योग्राफी को लेकर। तो देखो क्या है, तो देखो नोट, हरीके क्षेत्र में व्यास नदी जो है सतलज नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, और एक संगम बना लेती हैं तथा जहाँ पर ये संगम बनता है यहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती हैं जो पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो देखो हरीके क्षेत्र में व्यास नदी से सतलज नदी मिलकर संगम बना लेते हैं तथा यहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती हैं जो पंजाब और राजस्थान से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, और राजस्थान में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है जो है 470 किलोमीटर। तो आप देख लो कितनी लंबी नहर होगी, 470 किलोमीटर राजस्थानी में इसकी लंबाई। ठीक है, तो राजस्थान में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई 470 किलोमीटर। ठीक है,
और आखिरी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में, तो देखो जहाँ पे ये पांचों नदी एक साथ बहती हैं, ठीक है। पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती हैं, तब ये चेनाब नदी में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती हैं। पंचनद नदी यानी कि जो इसकी पांचों सहायक नदी हैं, कुछ किलोमीटर तक ये एक ही होकर के बहती हैं, बाद में ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती हैं। तो देखो चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती हैं, मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियाँ यहाँ से होकर आगे बहती हैं, ठीक है। तो जो है सारी, मैंने कहा सारी नदियाँ एक साथ एक बार चेनाब नदी में मिलती हैं, तो एक बार सारी चेनाब नदी में मिल गई, तो चेनाब नदी जो है आगे बहती हैं 45 किलोमीटर तक, तो और उसके बाद जो है सिंधु नदी में जा करके मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पंचनद नदी का निर्माण करते हैं, इस ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पंचनद नदी, जहाँ पे जो है पांचों नदियाँ एक साथ होकर के बहती हैं, उसके बाद सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो सिंधु नदी से एक बहुत बड़ी संधि हुई थी हमारे पास, सिंधु जल समझौता, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और उसके बाद हम हिमालय की नदियों के दूसरे पार्ट गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो यह सिंधु जल समझौता, यह एक प्रकार की संधि हुई थी। तो देखो सिंधु जल समझौता पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि है, ठीक है। इस समझौते के अनुसार तीन पूर्वी नदियों जो कि व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत के पास दिया गया, तथा तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ कि इन तीनों नदियों पे भारत कुछ भी कर सकता है, और जो तीनों नदी पाकिस्तान के पास है उनके उसमें जो है पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इससे दोनों में अनबन नहीं होगी। पहले इसमें बहुत सारी अनबन होती थी, इसके बाद सिंधु जल समझौता उसके बाद ठीक हो गया था, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। ये हो गया हमारा कंप्लीट सिंधु नदी तंत्र, बहुत ही ईजी था और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया गया है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र, तो पहले गंगा नदी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो गंगा रिवर, गंगा नदी का गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। इसमें से 2071 किलोमीटर यह भारत में है, ठीक है। 2071 किलोमीटर यह भारत में है तथा शेष बांग्लादेश में है। यह एक राष्ट्रीय नदी है जो भारत के राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, और वहाँ से जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल रिवर है, ठीक है। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से जो है ये जिसमें से जो ये 2071 किलोमीटर भारत में बहती हैं, ठीक है। और अब आगे इसके उद्गम के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे बनती हैं, ठीक है। तो चलो, तो सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग, कहाँ, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड जिसको हम देवों की भूमि के नाम से भी जानते हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से होती हैं शुरू, देवप्रयाग उत्तराखंड से, ठीक है। एक संगम के बाद होती हैं। तो ये संगम किन किन नदियों का होता है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सोमपत हिमानी ग्लेशियर से निकलती हैं, और गोमुख से जो है हमारी भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी मशहूर इसलिए भी है क्योंकि इस पर जो है भारत का सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम बना हुआ है, ठीक है। तो देखो ये है हमारे गंगा नदी का उद्गम। और अब इसके जो है प्रयागों के बारे में जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो है पंच प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं। अब देखो ये है, तो अलकनंदा नदी की दो सहायक नदियाँ पिंडार नदी हैं। यह अलकनंदा को कर्णप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलती हैं तो वहाँ पे एक संगम बनता है, उसको हम कहते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की दो सहायक नदी है, पहली पिंडर नदी और मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। मंदाकिनी नदी जहाँ पे अलकनंदा को मिलती है वहाँ पे एक संगम बनता है और उसको कहते हैं हम रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग जो है उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये वहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अलकनंदा नदी की दो सहायक नदियों के बारे में। तो एक और संगम है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो धौलीगंगा नदी जब अलकनंदा के जल से मिलती है तो वहाँ पे एक संगम बनता है और उसको कहते हैं हम विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो ये प्रयाग बनते हैं, प्रयाग यानी कि जहाँ पे नदियों का संगम होता है, रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा गंगा नदी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट, तो देखो प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे ये प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ जो है कौन सी नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो अब आगे देखो इसमें, तो उत्तराखंड से निकली गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है
और फरक्का बैराज के पश्चात गंगा नदी की एक भुजा जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसको हम बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो ये हो गया पद्मा नदी, ठीक है, जिसको पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और दूसरी भुजा हुगली नदी पश्चिम बंगाल में हावड़ा, कोलकाता तथा हल्दिया से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं, ठीक है। तो ये जो है फरक्का बैराज के पास बाद दो नदियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। एक जो है पश्चिम बंगाल में जाती हैं और एक बांग्लादेश में चली जाती हैं। मेन पार्ट इसका बांग्लादेश में जाता है, जिसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसकी गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो देखो, पश्चिम बंगाल में एवं बांग्लादेश में फैला गंगा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा नदी पर बनता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैला हुआ है, इतना बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो अब हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें आती है हमारी यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गोमती नदी, दामोदर नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, रामगंगा, ठीक है, आदि। और कुछ नदियां जो इसके दाएं तट पर आती हैं और कुछ नदियां बाएं तट पर आती हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, मेन मेन नदियों को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। तो पहले हमारे पास यमुना नदी। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपूर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। तो आपको पता होगा उत्तराखंड में 4 धाम है, 4 धाम होते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये नदी यमुना नदी जो है यमुनोत्री धाम से निकलती है। तो यमुनोत्री धाम में कहाँ से, जो देखो उत्तराखंड के बंदरपूर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, यमुनोत्री यानी कि हिमानी यानी कि ग्लेशियर, ठीक है, हिमानी ग्लेशियर को कहते हैं। तो वहाँ से ये नदी, इस नदी का उद्गम होता है, बंदरपूर चोटी पर स्थित यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से होता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखते हैं, यमुना नदी के बारे में। देखो, ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज कहाँ है, इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। देखो, ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती हैं, क्योंकि ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी था, ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था, कालिंदी नदी था। और यमुना नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें हमारे पास हैं चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, इंपॉर्टेंट नदियां, ठीक है। तो इनको भी डिस्कस करते हैं एक के बाद एक, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम चंबल नदी से, ठीक है। देखो, चंबल नदी, हाँ ये है चंबल। तो चंबल नदी, ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मह क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश भाग में और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर के उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है, क्योंकि ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो देखो, ये था इस नदी के बारे में। और इस नदी की कुल लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। तो देखो, इतनी बड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और दूसरी सहायक नदी है इसकी कौन सी, बेतवा नदी। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो बेतवा नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है तथा उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है ये नदी, ठीक है, तथा उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बना के लिख लीजिए। प्रसिद्ध स्थान सांची भी बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। सांची यानी कि सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप जो है अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था, ठीक है। तो देखो, सांची भी प्रसिद्ध स्थान जो है, सांची एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वो हमारा किस नदी के किनारे है, बेतवा नदी के किनारे है। तो ये पॉइंट एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं, सांची में बौद्ध स्मारक हैं, ठीक है। और सांची का स्तूप जो है अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था, ठीक है। तो अब इसकी तीसरी नदी के बारे में डिस्कस करते हैं हम, कौन सी नदी, केन नदी के बारे में। तो देखो, केन नदी, ये है केन नदी। केन नदी भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में के बुंदेलखंड क्षेत्र में बहने वाली नदी है, एक नदी। बुंदेलखंड क्षेत्र यानी कि प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं ये, ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना नदी की एक उपनदी है, और जो यमुना नदी जो है गंगा नदी की भी एक उपनदी है। तो देखो, यमुना नदी जो है, ये जो है यमुना नदी की उपनदी है, यानी कि यमुना नदी की सहायक नदी है, और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। इस नदी का प्राचीन नाम जो क्या था, कर्णवती था। देखो, कितना प्यारा नाम है, कर्णवती, प्राचीन नाम इसका कर्णवती था, ठीक है।
तो अब जो है गंगा नदी की दूसरी सहायक नदी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास है कोसी नदी। तो कोसी नदी, यह नदी नेपाल में हिमालय से निकलती हैं और बिहार में प्रवेश करती हैं। कहाँ से निकलती हैं? ये नेपाल में हिमालय से निकलती हैं, नेपाल से निकलती हैं, ठीक है। ये नदी अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती हैं और इसमें आने वाली अचानक बाढ़ के कारण इसको जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अत्यधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती हैं और जिस कारण इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है। और अंत में जो ये नदी जो है बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। बिहार के कटिहार में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दामोदर नदी। ये गंगा नदी की तीसरी सहायक नदी है। तो देखो, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये नदी जो है दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे जो है बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। इस नदी में बहुत सारा प्रदूषण होता है जिस कारण इसको हम जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, इस नदी को क्या है, अचानक आने वाली बाढ़ के कारण जो है इसको बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी नदी को? दामोदर नदी। और ये नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम गोमती रिवर के बारे में, यानी कि गोमती नदी के बारे में। ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो देखो, गोमती नदी, यानी कि इसमें इंग्लिश में लिखा है मैंने गोमती रिवर। तो इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमताल से होता है, ठीक है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित एक जगह है स्थित पीलीभीत स्थित गोमताल से होता है, ठीक है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है मैदानी है, ठीक है। इसका मतलब जो है गोमती रिवर जो है एक ऐसी नदी है, एक ऐसी गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी क्षेत्र से होता है, ठीक है। तो चलो अब हम सोन नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये नदी भी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो सोन नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती हैं और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की घाटियाँ करते हैं। तो देखो, सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जल। तो उसका काम कौन करता है? कैमूर की पहाड़ियों के कारण जो है ये जल जो है इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं हम इसमें। ये तो हो गई हमारी गंगा की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में ये हमने पढ़ लिया। तो इनके अलावा भी गंगा की सहायक नदियों में जैसे घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है, ठीक है। और गंडक नदी भी एक सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर आकर के मिलती है। और जो घाघरा नदी भी है इसको जो है हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। ये भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो अब देखो, हम कुछ चित्र के माध्यम से कुछ समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गंगा रिवर के बारे में, ठीक है। तो देखो, गंगा नदी, मैंने कहा था कुछ नदियाँ, सहायक नदियाँ जो है बाएं तट पर मिलती हैं और कुछ नदियाँ दाएं तट पर मिलती हैं। तो देखो, ये हमारा बायां तट ये गंगा रिवर बह रही है और ये हमारा बायां तट और ये हमारा दायां तट, ठीक है। तो बाएं तट पर जो है गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी आदि आकर के मिल जाती हैं, इसकी सहायक नदियाँ। और दाएं तट पर जो है यमुना नदी, सोन नदी, टोंस नदी आदि आकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया दाएं तट और बाएं तट पर मिलने वाली इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ। तो अब आगे देखो, नीचे कट किया हुआ है मैंने कुछ। हाँ, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर शहर है, ठीक है। तो देखो, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है हमारे पास कानपुर शहर। और अब हम गंगा नदी के बहने के क्रम को एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा है गंगा नदी के प्रवाह का क्रम, जो उत्तराखंड में सबसे पहले बहती हैं, फिर उत्तर प्रदेश में बहती हैं, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल में बहती हैं, फिर बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फरक्का बैराज से। फिर जो इसकी एक भुजा जो है पश्चिम बंगाल में और एक भुजा बांग्लादेश में चली जाती हैं। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरा कंप्लीट। तो अब हमारा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसको जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो कुछ बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी छोटी सी वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी है आपको, और दूसरी वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।